सो भाई देखो ऐसा है, ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। दैट मीन्स वो पार्ट फीमेल का जो बाहर से विजिबल हो जाए बिना कोई डाइसेक्शन किए। कंडीशन क्या है? बिना कोई कट नहीं मारना। तो जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन बाहर से विजिबल होते हैं वो उसका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया माना जाता है। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस और जो पेनिस है, यही दो चीजें बाहर से दिखती हैं। बाकी चीजों के लिए बॉडी के अंदर जाना पड़ता है, कट कुट करना पड़ता है। तो फीमेल के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें बाहर से दिख जाती है? सबसे पहली चीज, ये जो आपको ऊपर एक फैट की लेयर, माने यहाँ पर क्या, एक चर्बी की मोटी सी लेयर होती है। इस चर्बी की मोटी सी लेयर को हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलेंगे? मॉन्स प्यूबिस। हम बोलेंगे इट्स अ फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अबव द क्या, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये पूरा मॉन्स प्यूबिस है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो ना फैटी लेयर, दिस इज मॉन्स प्यूबिस। क्या पहले मॉन्स प्यूबिस क्लियर है? मॉन्स प्यूबिस क्या है? मॉन्स प्यूबिस एक तरह का फैटी टिश्यू होता है जो कि इस जेनेटेलिया में सबसे ऊपर की लेयर में पाया जाता है। दूसरी चीज आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये दिखाई फोल्डिंग दिखाई है, दिस इज आउटर फोल्डिंग विल बी नोन एज लेबिया मेजोरा। विल बी नोन एज लेबिया मेजोरा। देखो लेबिया स्टैंड फॉर लिप और फोल्ड, फोल्डिंग को लेबिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्किन होती है, जैसे सुनिए, मेरी स्किन यहाँ पे सीधी है, देर इज नो फोल्डिंग। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देर इज अ फोल्डिंग, ये भी नहीं मानी जाएगी। जैसे मान के चले किसी दांत खात खोले तो वहां पे स्किन में ऐसे फोल्डिंग आती है ना बहुत सारी, जैसे वहां पे स्किन में फोल्डिंग आती है, ऐसे यहाँ पे भी फोल्डिंग होती है। एंड जो आउटर फोल्डिंग है दैट इज लेबिया मेजोरा। मेजोरा मींस बड़ी फोल्डिंग है, काफी बड़ी बड़ी फोल्डिंग है। अंदर है लेबिया माइनोरा, दिस इज लेबिया माइनोरा। यहाँ पर क्या होती है? छोटी फोल्डिंग होती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, माइनोरा मेजोरा। मेजोरा मान लीजिए ऐसे होती है, माइनोरा ऐसे होती है। माने बड़ी फोल्डिंग और बड़े बड़े फोल्ड, एक होता है छोटे छोटे फोल्ड। तो ये हो गया लेबिया मेजोरा और माइनोरा। मैं आपको बता दूं, लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रॉटम। मतलब जो फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा होता है उसको हम फीमेल का केस का स्क्रॉटम मान सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए फीमेल का कौन सा स्ट्रक्चर मेल के स्क्रॉटम से मैच खाता है? आंसर इज ओनली लेबिया मेजोरा। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। जो प्यूबिक हेयर्स की हम बात करते हैं वो यहाँ पर कहाँ मिलेंगे? ऑन लेबिया मेजोरा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। इन दोनों स्किन फोल्ड के अंदर आओगे तो आपको दो जो है क्लियरली ओपनिंग देखने को मिलती है। दिस ओपनिंग विल बी नॉन एज यूरेथ्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब याद है ना? ऑरिफिस का मतलब छेद या ओपनिंग को कहते हैं। और ये हो गया वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइनल ऑरिफिस। वेजाइनल ओपनिंग कह लीजिए, वेजाइनल ऑरिफिस कह लीजिए। तो याद रखना, यूरेथ्रा ऊपर की साइड होगी, वेजाइना नीचे की साइड। कई बार ये भी कंफ्यूज होता है, बच्चा ऊपर लिखा था वेजाइना, नीचे लिखता है यूरेथ्रा। नहीं, हमेशा याद रखना कि जो वेजाइना है वो नियर बाय कहाँ होती है? एनएस की होती है, नियर बाय। ओके, अब आप सुनना कि इस वेजाइना की मैं बात करूं तो वेजाइना जो होती है, लेट सपोज कि एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। क्या है वेजाइना? एक पाइप की तरह होलो स्ट्रक्चर होता है। वेजाइना के अंदर इस तरह की लाइनें, अगर मैं वेजाइना को मान लीजिए मैं देखता हूँ ऐसे, तो वेजाइना के अंदर ऐसे मुझे लाइनें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? लाइनें, ऐसे रफ लाइनें मिलती है। इन रफ लाइनों को हम क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूगे। वेजाइना में जब देखा जाता है तो ऐसे रफ लाइनें मिलती हैं जिसको रूगी कहते हैं। और हाँ, एक बात सुनना, ऊपर की साइड में, इधर साइड में एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नॉन एज क्लिटोरिस। क्या प्रेजेंट होता है? क्लिटोरिस। एंड दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी। वीडियो शुरू करी थी? ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी। अब पता है हमारी ना बेसिक सी बहुत बुरी आ रहा था, बहुत गंदी आ रहा था, इसको मैं बोल सकता हूँ। हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए आपको बता दिया गया है कि N2 एक इनर्ट गैस है, ठीक है। अब उसमें रीजन देते हैं कि क्योंकि ये छोटा एटम है और 3 बॉन्ड है इसलिए ये इनर्ट गैस में आ गया। आपने एक्चुअल रीजन समझा नहीं, से रट्टा मार के चल रहे हो आगे। ठीक है। यही गलती यहाँ भी लोग करते हैं। जब पढ़ते हैं क्लिटोरिस की, लिखते हैं कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी, जब रीजन पूछते हैं कि इतना सेंसिटिव क्यों है, तो रीजन में इसका आंसर लिखते हैं बिकॉज इट हैज मोर नर्व एंडिंग। क्या आता है इसका आंसर? बिकॉज इट हैज मोर नर्व एंडिंग। ज्यादा नर्व एंडिंग होने की वजह से सेंसिटिव है। बच्चों ने याद कर लिया, उनको लगा समझ में आ गया। ऐसे कैसे? आपको कैसे पता नर्व एंडिंग का करेक्शन सेंसेशन से कैसे निकला?
नर्व एंडिंग कैसे सेंसेशन से कनेक्ट होती है? ये कौन है भाई? है कौन ये? दिस इज नॉट गुड। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं, ये नॉर्मल कैमरा है ना मेरे फोन का। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नर्व एंडिंग का कनेक्शन सेंसिटिविटी से कैसे है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, लेट सपोज दिस इज द क्लिटोरिस, दिस इज क्लिटोरिस, और मान लीजिए नर्व्स आ रही हैं, एक, दो, तीन, ऐसे मान लीजिए चार, पांच, ऐसे छह, सात, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे नर्व जहां खत्म होती है उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग, माने एक्सोन वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एक्सोन नर्व वाला पार्ट नर्व एंडिंग। कितनी जगह पे नर्व एंडिंग है सुनना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये मान लीजिए सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, ऐसे करते करते मान लो 1000 ऐसे नर्व एंडिंग है। और मान लो भैंस 3 न्यूरॉन्स है, कितने हैं? तीन। तीन न्यूरॉन्स ने ऐसे 1000 ब्रांचिंग करी, 1000 पॉइंट बने। अब सोचिए, एक ये स्ट्रक्चर हो गया और एक क्लिटोरिस मान लीजिए, ये वाला मान लीजिए, इसके पास महज एक नर्व है, उसके मान लीजिए सिर्फ दो नर्व एंडिंग है, एक और दो। जब इस क्लिटोरिस को हम टच करेंगे एक साथ, टच करते ही हजारों के हजारों जितने भी जो एंडिंग है वो सेम सिग्नल को रिसीव करेंगे, यस और नो? हाँ कि ना? जब मैं टच करूंगा तो हजारों के हजारों सेम सिग्नल को रिसीव करेंगे, यस और नो? अगर मान लीजिए इन सब ने एक्स स्ट्रेंथ का सिग्नल मेरे से लिया, तो जब हजारों के हजारों एक ही न्यूरॉन को या दो न्यूरॉन को जब वो सिग्नल देंगे, तो कितने टाइम जाएगा सिग्नल वहां? 1000 टाइम जाएगा सिग्नल। मैंने एक ही नर्व को मैंने एक ही एंडिंग को टच किया, लेकिन ऐसे करते करते मैंने लाखों नर्व टच कर डाली, लाखों एंडिंग टच कर डाली। जितनी ज्यादा नर्व एंडिंग होगी उतना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होगा सिग्नल का, यस और नो? इधर देखिए, जब मैं यहां करूंगा टच तो यहाँ पे सिर्फ 2x सिग्नल जाएगा, यानी ज्यादा सिग्नल कहां जा रहा है? 1000x में। जितना ज्यादा सिग्नल जाएगा उतना सेंसिटिव पार्ट होता है। मतलब मैंने टच किया हल्का सा, फील ज्यादा हो रहा है, यही तो पावर है ना मल्टीप्लीकेशन की। मैंने टच किया हल्का और फील हुआ ज्यादा, दैट इज सेंसिटिविटी। जैसे यहां पर क्या है, जितना किया उतना फील हुआ, सेंसिटिविटी यहां भी है, ज्यादा नहीं है। लेकिन क्लिटोरिस में जितना टच मैंने यहाँ कर वहां कर लूं तो उससे 1000 टाइम सेंसिटिविटी फीमेल को फील होगी। तो हम क्या बोलेंगे? क्लिटोरिस हैज मोर नर्व एंडिंग, जिस बिकॉज ऑफ उससे क्या होगा, उससे हम जो भी सिग्नल्स को देंगे वो सिग्नल मल्टीप्लाई होगा और फीमेल को ज्यादा फील होगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्लिटोरिस जो है कौन सा ज्यादा सेंसिटिव पार्ट माना जाता है। एंड वन मोर थिंग, दिस इज होमोलोगस टू पेनिस। मैं आपको बता दूं, हमें लगता है कि फीमेल के पास पेनिस नहीं होता, बट उनके पास होता है। नेचर के द्वारा वो ग्रो नहीं होता, वो बात अलग है। जो फीमेल का पेनिस है उसका नाम होता है क्लिटोरिस। जो पेनिस के अंदर टिश्यू पाए जाते हैं वही सेम टिश्यू पाए जाते हैं इन क्लिटोरिस, डिट्टो सेम टिश्यू, बट वो ग्रो नहीं हो पाते। तो अगर एग्जाम में आए फीमेल का कौन सा पार्ट पेनिस का सिमिलर, आंसर इज क्लिटोरिस। कौन सा पार्ट स्क्रोटम के सिमिलर है, आंसर लेविया मेजोरा। तो अब मैं बात करता हूं उसके बाद, ये जो आपको नीचे एक जिगजैग लाइक की ओपनिंग, जिगजैग लाइक का स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसे बोलते हैं फोर चिटे। क्या बोलेंगे? फोर चिटे। ये फोर चिटे का काम बड़ा अच्छा है। आपको पता है बच्चा इस वेजाइना के थ्रू बाहर आता है ना? और वेजाइना की इलास्टिसिटी काफी ज्यादा होती है। तो वैसे बता दूं कि जब बच्चा यहाँ से वेजाइनल कैनाल को, देखो वेजाइना ये ओपनिंग है मान लीजिए, वेजाइना अंदर पूरी खाली ट्यूब होगी ना, इसको क्या बोलते हैं? वेजाइनल कैनाल। क्या बोलेंगे? तो वेजाइनल कैनाल बच्चे के लिए बर्थ कैनाल, क्योंकि बच्चा इसी रास्ते से आएगा। तो आप सुनिए कि ये जो वेजाइना है, वेजाइना के जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको मिल रहा है ये फोर्चिटे। क्यों? जब वेजाइना एक्सपेंड होगी बच्चे को बाहर लाने के लिए, एक्सपेंड होने के लिए उसके बाहर की स्किन का भी तो एक्सपेंड होना जरूरी है ना। अब सिर्फ वेजाइना एक्सपेंड हो, साथ की टिश्यू एक्सपेंड ना हो, तो क्या होगा? तो भैया टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। आप सोचिए ये जिगजैग क्यों है। जैसे ही बच्चा डिलीवर हो तो वो वेजाइना को एक्सपेंड कर, जैसे ही वेजाइना एक्सपेंड करेगा लेविया माइनोरा भी करेगी और लेविया मेजोरा, क्योंकि जिगजैग है तो पूरा खुल सकता है ना सीधा ऐसे। तो ये ऐसे इस मान के चलिए कि ये है वेजाइना ऐसे, ठीक है। तो जब डिलीवरी होता तो नीचे का जो स्पोर चिट है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे।
ताकि बच्चा आसानी से यहाँ से बाहर निकल सके। और अगर नहीं होगा तो बच्चे डिलीवरी संभव नहीं करें। अब देखो पूरा ऐसे हो जाए तो पूरा, अगर पूरा ऐसे हुआ तो टिश्यू पूरा डैमेज हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाला पार्ट रहेगा वहीं, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ऐसे डिस्टेंस अपना बढ़ाता चला जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 4 चिटे जो इनके बीच में आ रहा है वो इनकी हेल्प करेगा। और सुनना कि जो वेजाइना है, वेजाइना देखो फीमेल को इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं थ्रू वेजाइनल ट्रैक, जस्ट बिकॉज ऑफ वेजाइना काफ़ी ज़्यादा, वेजाइना की ओपनिंग बहुत स्मॉल होती है, ज़्यादा नहीं होती, तो कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आकर उसको बीमार कर सकता है। तो नेचर ने तरीके हैं नेचर को बचाने के पास, नेचर ने क्या किया, वेजाइना के ऊपर एक कवरिंग लगा दी। क्या लगा दी? एक कवरिंग, एंड दिस कवरिंग विल बी नोन एज हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन। आप ऐसा समझ लीजिए, कैसे बताऊं मैं आपको, लेट सपोज एक मुझे खाली पेज देना, बिल्कुल है मेरे पास है। लेट सपोज कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वजाइना की ओपनिंग कैसे होती है। लेट सपोज दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, दिस इज द एक्चुअल ओपनिंग ऑफ वजाइना। बट अगर मान के चलिए जैसे हम लोग सीडी प्लेयर लगाते हैं, है ना, डीवीडी वगैरह लगाते हैं, जो सीडी आती है, सीडी में सेंटर में होल होता है। मान के चलिए सीडी का आकार मैं इतना कर दूं और सीडी की इसके ऊपर रख दूं, जैसे सीडी को इसके ऊपर रखूंगा तो ये जो एक्चुअल ओपनिंग है आपको ये नहीं दिखेगी, जो सीडी की ओपनिंग है ना आपको सिर्फ वो दिखेगी। मान लीजिए कि आपको छोटी सी ओपनिंग दिख रही है, आप मान लीजिए मैंने सीडी प्लेयर को चिपका दिया इसके ऊपर, अब आपसे पूछूंगा बताइए उसका डायमीटर क्या है, तो जो आपको सीडी की ओपनिंग दिख रही है आप उसी को बोलोगे सर वही डायमीटर वेजाइना का है। लेकिन जैसे सीडी को हटाऊंगा एक्चुअल डायमीटर तो ये है ना वेजाइना का, बट इसके ऊपर एक लेयर ने इसको कवर कर लिया। कवर क्यों किया? इस हाइमन का काम होता है कि हाइमन क्या कर रहा है, वेजाइना की ओपनिंग को छोटा कर दे रहा है। अब अगर हाइमन इसकी ओपनिंग को छोटा कर देगा तो बाहर से आने वाले माइक्रो बैक्टीरिया जो भी है वो अंदर कम जाएंगे, जब अंदर कम जाएंगे तो इन्फेक्शन के चांस भी कम होंगे, तो हाइमन इसलिए बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब कोई फीमेल फर्स्ट टाइम सेक्स करती है, पहली बार क्वाइटस करती है, तो हाइमन रप्चर हो जाता है। होगा भी रप्चर, सर क्यों होगा? अरे भाई ये रही वेजाइना, ये रहा हाइमन, ठीक है। अब जब सेक्स होगा तो पेनिस का साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू दिस ओपनिंग। तो अब पेनिस की एंट्री के लिए, पेनिस की एंट्री कब पॉसिबल है? एंट्री तब पॉसिबल है जब ये हाइमन रप्चर हो जाए। बिना हाइमन रप्चर पेनिस एंटर नहीं हो सकता। जैसे पेनिस फोर्सफुली एंटर होगा हाइमन रप्चर होगा, और हाइमन क्या टिश्यू, और जैसे ही हाइमन रप्चर होगा ब्लड बाहर आएगा। इसका मतलब अगर पहली बार सेक्स करने पे ब्लड आ रहा है इसका मतलब फीमेल के पास हाइमन प्रेजेंट थी, और अगर नहीं आ रहा है तो हाइमन प्रेजेंट नहीं थी। तो लोगों ने क्या कर डाला, कुछ गवार लोगों ने, देखो मैं बता रहा हूँ, वर्जिन, वर्जिन ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी सेक्स नहीं किया होता ना, वर्जिन कहा जाता है। तो लोगों का मानना यह है कि अगर किसी फीमेल के साथ जब सेक्स करते वक्त अगर फर्स्ट सेक्स में ब्लड आ गया, दैट मीन्स शी इज वर्जिन, मतलब कभी सेक्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाइमन है, और हाइमन है, हाइमन सिर्फ तब तक होती जब तक कि सेक्स ना हो। और अगर किसी के पास हाइमन है मतलब सेक्स उसका भी लाइफ में नहीं हुआ, तो लोगों ने क्या बना लिया, हाइमन है तो वर्जिन है, हाइमन नहीं है तो वर्जिन नहीं है। और यहीं पे सारा खेल बिगड़ जाता है। कहा ना, लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर। ऐसा क्यों? हाइमन का होना ठीक है वर्जिनिटी को दर्शाता है, लेकिन हाइमन का ना होना वर्जिनिटी नहीं है, इसको नहीं दर्शाता। कैसे? लोगों को ये पता है कि हाइमन जो है वो रप्चर होती है ड्यूरिंग सेक्स एंड कॉइटस, बट लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि हाइमन के रप्चर होने के, सुन लीजिए रीजन क्या क्या है, हाइमन क्यों रप्चर हो सकती है किसी फीमेल की बॉडी से। पहला रीजन तो है सेक्स या कॉइटस, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकती है। दूसरा रीजन है साइकिलिंग, अगर कोई फीमेल साइकिलिंग करती है तो भी हाइमन अपने आप रप्चर हो जाती है, उसको पता भी नहीं लगेगा। तीसरा, कोई लोअर बॉडी पार्ट एक्सरसाइज करती हो या रनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करती हो, ये हो गया। उसके अलावा टैम्पटन, टैम्पटन आर दोज डिवाइसेस विच फीमेल यूज टू इंसर्ट इनटू देयर वेजाइना। तो इस काइंड ऑफ टॉय जो फीमेल यूज करती है, ठीक है, अपने वेजाइना में इंसर्ट करने के लिए, बट जस्ट फॉर प्लेजर। अब सवाल यह है कि टॉय को बॉडी में इंसर्ट किया, दैट इज नॉट अ सेक्स। सेक्स मतलब जो सामने लिविंग बीइंग होना चाहिए, नॉन लिविंग चीज को सेक्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो टैम्पटन जो है उसका भी यूज करती है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल टैम्पटन अपने अंदर जो है ना इंसर्ट किया तो हाइमन रप्चर होगा, बट स्टिल मेरा सवाल है क्या सेक्स किया उसने? सेक्स तो नहीं किया, लेकिन वर्जिन वो भी मानी जाएगी ना। यानी कि एक रीजन क्या हो गया, टैम्पटन हो गया।
तो कहने का मतलब क्या है, और बाकी मैंने क्या बोला, कोई भी लोअर बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज जिसमें लोअर बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा मूव कर रही है, जैसे कि मान लीजिए हॉर्स राइडिंग मान लीजिए। अब आप ये समझ लीजिए ये सारे रीजन है ब्रेक होने के। लोगों को सिर्फ क्या पता है, सेक्स, यहां से दिक्कत आ गई। अब कई बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मान लीजिए फीमेल है, उसने सेक्स किया और फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग नहीं होती है, और उसका हस्बैंड क्लेम करता है कि नहीं ये वर्जिन नहीं है, ठीक है, और बट उसने जो है पहले मान के चलिए उसने हॉर्स राइडिंग करी है, तो आप कैसे उसके हस्बैंड को समझाओगे कि नहीं वो वर्जिन है? तो उसे बताना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा पहली बात कि हार्मोन के ब्रेक होने के एक नहीं बहुत सारे कारण होते हैं। पहला पॉइंट तो ये समझाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये कि हॉर्स राइडिंग से क्या होता है, नीचे लगातार लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेच होते होते हार्मोन अपने आप रप्चर हो जाती है। तो मेरा सवाल ये है, हाइमन ना होने के बावजूद भी फीमेल वर्जिन हो सकती है, इसीलिए जब तक किसी की हिस्ट्री ना पता हो जज नहीं करना चाहिए किसी को। ऐसे भी क्राइम देखे मैंने जहां पर तो अलग ही मसला हो गया, मतलब शादी हुई है, आज मैंने सो रहा था, सेक्स हुआ है और ब्लीडिंग नहीं हुई है, लड़की को अगले दिन डाइवोर्स दे दिया कि जी मतलब ये वर्जिन नहीं है, बिना उससे पूछे जाते कि उसकी हिस्ट्री में क्या है क्या नहीं। इसको बोलते हैं एजुकेशन में बहुत बड़ा लूप होल। ओके, तो ये सारे रीजन है हाइमन के रप्चर होने के। चलो एक बार कॉइटस हुआ, हाइमन रप्चर हो गया, दोबारा तो अब ब्लीडिंग आने से रही, ठीक है। दोबारा अगर ब्लीडिंग आती है तो हाइमन रप्चर होने से नहीं आएगी, वो विजाइना के टिश्यू जब एक्सपेंड होंगे तो उनमें जो इंजरी आएगी उससे आएगी। हाइमन से तो सिर्फ एक बार में आता है, और हाइमन रिपेयर नहीं होती, हाइमन रीजनरेट कभी नहीं होती, एक बार रप्चर होगी तो होगी, उसके अलावा कोई चांस नहीं फिर। अब देखिए, यहाँ से लेके कहते हैं वेजाइना से लेके ये जो एनस तक की जो जो ओपनिंग है, ये जो पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलेंगे? पेरिनियम, ठीक है। फ्रॉम वेजाइनल टू दिस एनस, दिस इज द एनस पार्ट। आपको बता दूं वेजाइना के साइड में, अभी तो खैर मैंने दिखा नहीं रखा, वेजाइना मान लीजिए ये रही वेजाइना, मैंने वेजाइना के साइड में से दो ग्लैंड, अ पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे? बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये आपको पता है इसका फंक्शन, मैं नहीं बताऊंगा। इसका काम कॉपर्स ग्लैंड वाला बिल्कुल। मेल में क्या करता है कॉपर्स ग्लैंड? लुब्रिकेशन पेनिस ड्यूरिंग कॉइटस। ये भी क्या करता है वजाइना का? लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कॉइटस। तो अगर मैं बोलूं ये किसके सिमिलर हुआ मेल में, तो ये मेल के सिमिलर हुआ किससे? कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से सिमिलर माना जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और इससे ज्यादा नहीं आएगा, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है।